नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पहले पार्ट में हमने फरवरी के करंट अफेयर्स का जो भी डेटा एनालिसिस किया था, जो भी चीजें पढ़ी थी, उसके बाद हम लेके आए हैं फरवरी के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में जो कुछ प्रमुख योजनाएं थी, जैसे पेइंग गेस्ट हाउस योजना है, मातृ वंदन योजना है और बहुत सारी योजनाएं थी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट, लेकिन दूसरे पार्ट से पहले पहले पार्ट में पीपीटी में कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स थी, वो करेक्ट करवा देता हूँ। तो पहला पार्ट था, उसमें ये था कि जो इजी योजना थी, पेइंग गेस्ट हाउस योजना, इसमें जो सिल्वर और गोल्ड का जो शुल्क बताया गया था रजिस्ट्रेशन का, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। तो उसके अंदर जो सिल्वर श्रेणी है, इसके रजिस्ट्रेशन का शुल्क है 1000 रुपए, उसमें 2000 बताया गया था। और जो गोल्ड श्रेणी है, इसका शुल्क है 2000 रुपए। तो ये करेक्शन था। जो पेइंग गेस्ट हाउस योजना है राजस्थान सरकार की, उसके अंतर्गत सिल्वर में 1000 रुपए और गोल्ड में 2000 रुपए है रजिस्ट्रेशन का। तो अब आप सब अपने बाबू सोना को डीएनडी मोड पे रख के आ जाइए दूसरे पार्ट के लिए। तो चलिए हम दूसरा पार्ट करते हैं शुरू। तो अगला है खड़क शक्ति अभ्यास 2026। तो इसका आयोजन है वो 23 फरवरी 2026 को किया गया महाजन रेंज बीकानेर। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज है बीकानेर में, और राजस्थान में दो जगह युद्धाभ्यास होता है। ये एक तो बीकानेर में महाजन रेंज होगी और दूसरी है पोखरण रेंज, जो है जैसलमेर में। तो युद्धाभ्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हमारे, तो वो लगभग बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित होगी। बीकानेर में तो महाजन रेंज होगी और पोखरण रेंज होगी जैसलमेर में। तो इसका आयोजक था वो थी भारतीय सेना की खड़ग कोर। ये अभ्यास इन्फेंट्री, मशीनीकृत बल और वायुसेना के बीच सटीक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और एकीकृत युद्ध कौशल को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। जो आर्मीज है, नेवी, एयरफोर्स जो भी है, हमारे देश की जो डिफेंस फोर्सेज है, वो कंटिन्यू अभ्यास करती रहती है, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पड़ी थी। तो इसके अंदर फिर अगली योजना है प्रेरणा अभियान 2.0। इसका आयोजन किया गया था 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक, और इसका आयोजक रहा है राजस्थान के आईसीडीएस निदेशालय द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य था वो था मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को सुदृढ़ करना। यानी कि जो माताएं हैं, बच्चे के जन्म के बाद उन माता और उसके जो शिशु है, दोनों की केयर करना, दोनों की केयर से संबंधित जानकारियां साझा करना, उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को अवेयर करना। और इसका पंजीकरण अभियान के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं का पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किया गया, ताकि उनका डेटा रखा जा सके कि किसकी क्या सिचुएशन चल रही है, कोई कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है। और इसके बाद अगला मेला है वो राज्य स्तरीय वन मेला, और इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी 2026 को सचिवालय नर्सरी जयपुर, सचिवालय जयपुर में है और सचिवालय नर्सरी भी जयपुर में ही है। और इसका उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया वन एवं वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ वनों में उत्पादित औषधियों व उत्पादों की विक्रय हेतु आदिवासियों व अन्य व्यक्तियों को बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका को सुदृढ़ करना। यानी कि सीधी सी बात है, जो कुछ लोग हैं जिनकी पहुंच मार्केट तक नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो अपनी लोकल जगह पर ही चीजें बेचते हैं। तो इन लोगों को इसके बारे में जानकारी साझा करके जो मुख्य बाजार हैं, आदिवासी लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से कनेक्ट नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो लोग अपने उत्पादों को मुख्य बाजारों में बेच सके। और इसके अंदर जो भागीदारी है, इसमें उदयपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, विभिन्न जिलों के वन मंडलों, राजीविका के स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ ने सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी कि अपनी भागीदारी इसके अंदर दिखाई। अब बात करते हैं जो प्रमुख पुरस्कार है उनकी। तो प्रमुख पुरस्कारों में है 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह 2026। मेवाड़ राजघराना इसका मुख्य आयोजक रहता है नॉर्मली, और ये आयोजन सम्मान समारोह 15 मार्च 2026 को सिटी पैलेस उदयपुर के ऐतिहासिक माणक चौक में आयोजित होगा। हुआ नहीं है, 15 मार्च को आयोजित होगा। इसका आयोजक है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन MMCF,
और पुरस्कार वितरण है वो फाउंडेशन के अध्यक्ष, इसमें लक्ष्मण सिंह मेवाड़ लिखा है लेकिन इनका नाम है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ये मेवाड़ राजघराने से संबंधित है, लक्ष्मण सिंह मेवाड़ नहीं है, इनका नाम है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। ये पुरस्कार का वितरण करेंगे 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह का, जो 15 मार्च को सिटी पैलेस उदयपुर में होगा। और इसके अंदर मेवाड़ महाराणा पुरस्कार के अंदर जो विजेता है उनकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। कर्नल जेम्स टोड सम्मान जो मिलेगा यूएसए की निवासी है डॉक्टर मोली एम एटकिन को। और क्यों मिलेगा? राजपूत चित्रकला की विदुषी है, राजपूत चित्रकला के बारे में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है और उसको प्रकाश में लाने का कार्य किया है। और अगला पुरस्कार है हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान जो मिलेगा कमलेश किशोर सिंह को पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य के लिए। और फिर है महाराणा मेवाड़ सम्मान जो मिलेगा भुवनेश जैन डिप्टी एडिटर पत्रकारिता में अच्छे कार्य के लिए, इनको भी। और महाराणा उदय सिंह सम्मान है वो मिलेगा मृणालिनी योगनाथन, जिनको मिलेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिनको टी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है टी मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मृणालिनी योगनाथन। इसी श्रेणी में पन्नाध्यायी सम्मान है वो जेट एयरवेज की फ्लाइट क्रू है जिसका नाम है 9W569। इस पूरे क्रू को दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? मानवीय सेवा आपातकालीन प्रभाव के आपातकालीन प्रभाव में इन्होंने कैसे लोगों की जान बचाई, इसलिए जेट एयरवेज है उसके फ्लाइट क्रू 9W569 क्रू को ये पन्नाध्यायी सम्मान दिया जाएगा। फिर डागर घराना, इसका संबंध संगीत से होता है, आप पढ़ते भी ये कल्चर में। और ये दिया जाएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को संगीत के क्षेत्र में, और उसके अंदर भी क्या है बांसुरी वादन के लिए। फिर खेल में अरावली सम्मान दिया जाता है जो दिया जाता है राम रतन जाट को दिया जाएगा। और अवनी लेखरा ये ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, राम रतन जाट है ये अल्ट्रा मैराथन से संबंधित है और अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से संबंधित है। फिर है अगला महाराणा सज्जन सिंह सम्मान जो दिया जाएगा अजय यादव को ललित कला यानी रेत पर कारीगरी दिखाने के लिए सैंड आर्ट में। फिर है राणा पुंजा सम्मान जो मिलेगा डिम्पल चपलोत को आदिवासी क्षेत्रों में उत्थान के लिए। और फिर अगला है महर्षि हरित सम्मान जो मिलेगा वेदवृत देवव्रत महेश रेखे ऋग्वेद के दुर्लभ पाठ के संपादन के लिए। फिर है भारत विस्तार एआई आधारित प्लेटफॉर्म का लोकार्पण, यानी इसका शुभारंभ किया गया, इसको लॉन्च किया गया जो एआई प्लेटफॉर्म है भारत विस्तार का, तो इसका शुभारंभ किया गया वो 17 फरवरी। इसकी डेट याद रखें भाई, क्योंकि आजकल एआई का ही जमाना और एआई से संबंधित चीजें बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। हर सरकार चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो वो बहुत ज्यादा एआई से जुड़ी हुई चीजों पे फोकस कर रही है फिलहाल। तो इसका शुभारंभ जयपुर के दुर्गापुरा में एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म दुर्गापुरा में किया गया। प्लेटफॉर्म भारत विस्तार फेज 1 है इसका। और शुभारंभ करता है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये इससे आपको ये जानकारी मिल जानी चाहिए कि जो कृषि मंत्री अगर किसी चीज का शुभारंभ कर रहा है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खेती और कृषि या खेती बाड़ी से लिंक चीज होगी। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये आ गया ना किसानों के लिए एक फुल डिजिटल गेटवे के रूप में ये कार्य करेगा जो ये भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म है। और जो इसका एआई असिस्टेंट है उसका नाम रखा गया भारती। जो काम किससे करेगा? वो किसानों की वॉइस फर्स्ट तकनीक के माध्यम से एआई असिस्टेंट भारती से जो किसान लोग हैं वो बात कर सकते हैं। या इसका हेल्पलाइन नंबर ये पूछा जा सकता है 155-261, ये याद रखें कि जो किसान वॉइस फर्स्ट तकनीक के माध्यम से एआई असिस्टेंट भारती से बात कर सकते हैं, या जो भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म है उसको उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है तो वो 155-261। और बहुभाषी पहुंच, वर्तमान में ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध था, अब इसमें 9 भाषाएं अन्य जो क्षेत्रीय 9 भाषाएं हैं उनको जोड़ने का भी प्लान किया गया है। इस पर पीएम किसान, पीएम फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का विवरण और स्थिति देखी जा सकती है। तो किसानों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजनाएं भी जोड़ जाएगी। और इसमें 9 क्षेत्रीय भाषाओं पर भी ये प्लेटफॉर्म अब से उपलब्ध होगा, पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध था। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड पुरस्कार समारोह, इसका आयोजन हुआ 9 से 12 फरवरी 2026 को ही होगा। राज्य प्रशिक्षण केंद्र जगतपुरा जयपुर में सिल्वर एलिफेंट का अवार्ड मिला था जो कलेक्टर है नमित मेहता को,
जो उदयपुर के जिला कलेक्टर है, जो ये आयोजन हुआ था राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड इसका आयोजन हुआ, वो पाली में हुआ था। उस समय जो पाली के कलेक्टर थे ये श्री नमित मेहता, उस टाइम पाली के कलेक्टर थे और इनके निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है सिल्वर एलिफेंट का। और ये पुरस्कार दिया राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने, जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है उसके ऐतिहासिक आयोजन के लिए। और अगला पुरस्कार है राज्य स्तरीय सम्मान समारोह पुरस्कार में पुरस्कार सम्मान समारोह। सचिव वी श्रीनिवास, इनसे पहले थे सुधांशु पंत, राजस्थान के मुख्य सचिव इनसे पहले थे सुधांशु पंत। अब हैं वी श्रीनिवास ने 9 फरवरी 2026 को शासन सचिवालय जयपुर में चयनित विभागों को सम्मानित किया। पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। प्रथम पुरस्कार वो मिला नमो ड्रोन दीदी झांकी को। द्वितीय पुरस्कार है वो कला एवं संस्कृति विभाग को मिला राजस्थानी कला में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और तृतीय पुरस्कार है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मां योजना के लिए मिला, जो चिकित्सा से संबंधित है। और ये पुरस्कार दिए राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में। फिर है 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया 13 से 19 फरवरी अकादमी संकुल जालाना जयपुर। आपसे पूछा जा सकता है अकादमी संकुल कहाँ स्थित है, तो वो है जालाना जयपुर में। और आयोजक है राजस्थान ललित कला अकादमी। और उद्घाटन समारोह इसका हुआ 13 फरवरी। 10 श्रेष्ठ कलाकारों को 25-25 हजार रुपए राज्य स्तरीय कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय कला पुरस्कार दिया गया, जिसके अंदर जो राशि थी वो 25-25 हजार रुपए थी। और इसके अंदर 10 कलाकारों को सम्मानित किया गया 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में, जिसका आयोजन 13 से 19 जनवरी को हुआ और इसका शुभारंभ 13 जनवरी को हुआ और समापन 13 फरवरी को हुआ और समापन हुआ 19 फरवरी को। फिर है 6वां नेशनल फिजियो कॉन्क्लेव, ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। इसका आयोजन हुआ फरवरी 2026 में गुरुग्राम के अपोलो हॉस्पिटल में। इस आयोजन में डॉक्टर अरविंद जया, जो राजस्थान से संबंधित है, इनको बेस्ट न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। 2025 में नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित फिजियो कनेक्ट 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी डॉक्टर अरविंद जया को धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। ये पुरस्कार उन्हें न्यूरो फिजियोथेरेपी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है अरविंद जया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चिकित्सा क्षेत्र में न्यूरो फिजियोथेरेपी में उनका संबंध है और वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और जो फरवरी 2026 में अपोलो हॉस्पिटल में उनको जो पुरस्कार मिला वो मिला है बेस्ट न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सीलेंस अवार्ड। बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड 2026 ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा आयोजित किया गया। और जो जयपुर में ट्रैफिक पुलिस के जो राजपाल सिंह भाटी, इनको शहरी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और नियमों को प्रभावी पालन करवाने के लिए बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो आराम से पूछा जा सकता है कि बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड 2026 से सम्मानित किसको गया, तो एक नाम आराम से आप याद रख सकते हो, राजपाल सिंह भाटी जी है, इनको सम्मानित किया गया। अगला योगेश गुप्ता, ये जो पर्सनैलिटीज है जिनको अवार्ड वगैरह मिले हैं इनकी बात आ रही है, तो ये है स्वर्ण होल्डिंग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी। आपको ये नाम नहीं देके सीधा एमडी भी पूछा जा सकता है। योगेश गुप्ता है, इनको ग्लोबल डायमंड आइकन के अवार्ड के लिए चुना गया है। भविष्य फाउंडेशन द्वारा 5 अप्रैल 2026 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। 5 अप्रैल को आयोजित होगा, उसमें सम्मान ये दिया जाएगा, लेकिन पहले सिलेक्ट कर लिया कि इनको ही दिया जाएगा। और ये पुरस्कार उन्हें व्यवसाय सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हो सकती है, लेकिन जो हमारी टीम है वो उतने ही डाटा ला रही है जो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन तक रीच आउट कर सकते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वरना करंट का कोई पार नहीं है, कतो ही पढ़ लो कम है करंट। तो वही है ना कि ना योजनाएं खत्म होती है, ना नीतियां खत्म होती है, ना कार्यक्रम खत्म होते हैं। जो मुख्य मुख्य हैं जिनका ऐसे लगता है कि एग्जाम से रिलेट कर सकते हैं, उनको ही लाया जा रहा है। क्योंकि ये जो पीपीटी है, जैसे पहला पार्ट था, तो वो मेरे को नहीं लगता कि आप 30 मिनट से ज्यादा उसको पढ़ने में टाइम लोगे। अगर जो पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है डॉक्टर गढ़वाल इंग्लिश के, वो पीपीटी आप आराम से 30 मिनट के अंदर पढ़ लोगे। ये पीपीटी जो सेकंड क्लास है ये 20-25 मिनट में पढ़ लो। तो ना तो आपका इसमें टाइम जाया होगा, ना आप बोर होंगे। इसमें जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है या फैक्ट्स हैं वही लाए जा रहे हैं। फिर है अगले अशोक बिश्नोई, जो है सीजीएसटी जयपुर में कार्यरत
और फलोदी के निवासी हैं। जोधपुर से काटकर नया जिला बनाया गया है। IRS है अशोक बिश्नोई को राजभाषा हिंदी में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्मानित किया गया है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत, इस नीति के तहत भारत की राजभाषा नीति के तहत इनके कार्यालय को उत्तर क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अगरतला त्रिपुरा में आयोजित सम्मान समारोह में गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने यह पुरस्कार इनको दिया या प्रदान किया। अशोक बिश्नोई को राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु। फिर अगले हैं मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत, इनका संबंध डीडवाना कुचामन से तो नागौर जिले को काट के बनाया गया है। मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत को मणिपुर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस, रणनीतिक कुशलता हेतु 10 फरवरी 2026 को सेना मेडल वीरता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित इन्वेस्ट कमांड इन्वेस्टिचर सेरेमनी में यह अवार्ड प्रदान किया गया और यह सम्मान उनके नेतृत्व में 9 उग्रवादियों की सफल गिरफ्तारी यानी उनको जिंदा पकड़ने वाले चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के लिए मिला है। मारा जा सकता है लेकिन किसी भी मिलिटेंट को, उग्रवादी आतंकवादी को जिंदा पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उनको सेना मेडल से नवाजा गया है वीरता के क्षेत्र में 10 फरवरी 2026 को। जो डीडवाना कुचामन के निवासी है, इनका नाम है मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत। अगले हैं नीरज जैन व बन्नालाल। स्काउट गाइड संगठन के नीरज जैन जनसंपर्क प्रभारी हैं और बन्नालाल हैं राज्य प्रशिक्षण आयुक्त। उत्कृष्ट एवं सतत सेवाओं हेतु 2026 को मेडल ऑफ मेरिट के अवार्ड से उन दोनों को नवाजा गया है। जयपुर के जगतपुरा स्थित राज्य प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान जो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े द्वारा ये सम्मान अधिकारियों के उल्लेखनीय विभागीय प्रशिक्षण योगदान के लिए प्रदान किया गया, यानी कि इनको ये योगदान दिया गया, ये लोगों को प्रशिक्षित करते हैं जो प्रशिक्षण कार्यालय उसके अंतर्गत, इसलिए इनको नीरज जैन व बन्नालाल को यह अवार्ड दिया गया। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी जयपुर के फागी चकवाड़ा के निवासी हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में इंस्पेक्टर हैं। ओम प्रकाश गोस्वामी को ऑपरेशन सिंदूर जो चला था प्रदर्शित उत्कृष्ट साहसिक कार्यों हेतु महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। नाम है इनका इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी। तो आपसे पूछा जा सकता है इनको क्यों सम्मान दिया गया था, वो था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके साहसपूर्ण कार्य के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और अगले हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज, काशीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार संस्थान चूरू द्वारा 2026 को प्रतिष्ठित पुरस्कार। प्रख्यात साहित्यकार है डॉक्टर हेतु भारद्वाज को, इसकी राशि रहती है 51,000 रुपये। भी पूछा जा सकता है कि जो ये पुरस्कार है काशीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 51,000 रुपये ये डॉक्टर हेतु भारद्वाज को प्रदान किया जाएगा, जो वर्ष 2008 से निरंतर राजस्थान के हिंदी साहित्यकारों को दिया जा रहा है। पुरस्कार 2008 से दिया जा रहा है और अब की बार ये मिलेगा 2026 में डॉक्टर हेतु भारद्वाज को, जिसकी राशि है 51,000 रुपये। फिर अपन प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें आते हैं आकांक्षा शर्मा, कोटा निवासी हैं, सिविल इंजीनियर हैं। आकांक्षा शर्मा ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, आपके ज्योग्राफी का सवाल भी बनता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है माउंट किलिमंजारो। सफलतापूर्वक चढ़ाई हेतु ये पर्सनैलिटी है, इन्होंने इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। आकांक्षा शर्मा ने कोटा निवासी है। इससे पहले ये सितंबर 2024 में भी यूरोप की चोटी माउंट एल्ब्रुस भी फतह कर चुकी है। ये जो राजस्थान की प्रमुख नॉन पर्सनैलिटीज है जिन्होंने कोई रिकॉर्ड स्थापित किया है, ये इनकी जानकारी लिया। तो आकांक्षा शर्मा ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इसको पता है, इस पर चढ़ी है, इस पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई करी है। फिर है डॉक्टर DP शर्मा, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है और डिजिटल डिप्लोमेसी के विशेषज्ञ हैं। यूनेस्को ने अपनी विज्ञान नवाचार रिपोर्ट के लिए मुख्य लेखक यानी लीड ऑथर के रूप में इनको चुना है। यूनेस्को ने चुना है इनको, ये आम बात नहीं, बहुत खास बात है। और इसका विषय रहेगा विज्ञान एवं तकनीक नवाचारों में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच डिजिटल डिवाइड, यानी जो सरकारी है विभाग है और जो निजी लोग हैं, निजी कंपनियां, उनके बीच में जो डिजिटल डिवाइडेशन होना चाहिए विज्ञान और जो नवाचार है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनके ऊपर जो बुक लिखेंगे उसके अंदर इनको यूनेस्को ने अपना लीड ऑथर चयन किया है डॉक्टर DP शर्मा को। और इनका परिचय धौलपुर के राजाखेड़ा के निवासी हैं। UNDP में डिजिटल डिप्लोमेसी विशेषज्ञ भी हैं और स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है। ये पूछा जा सकता है कि DP शर्मा किस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार का है। बिजली के आने के बाद में मिशन शुरू हुआ है और इनकी उपलब्धियां 28 पुस्तकें लिख चुके हैं, 6 पेटेंट करवा चुके हैं और 206 इनके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इनको राजस्थान
रत्न भारत पुरस्कार 2024 से भी नवाजा जा चुका है। तो डीपी शर्मा है, इनको राष्ट्र रत्न भारत पुरस्कार 2024 से भी नवाजा जा चुका है। कंप्यूटर वैज्ञानिक है ये, और इनको यूनेस्को ने अपनी जो विज्ञान और नवाचार रिपोर्ट के लिए मुख्य लेखक के रूप में भी इनको चुना है। अब अगला है आपने राजीव शंकर। राजीव शंकर मुख्य महाप्रबंधक है। फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की जो जयपुर कार्यालय के नए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया राजीव शंकर। इनमें तो क्या ही डिटेल दें, जो आरबीआई है उसके नए क्षेत्रीय कार्यालय जो जयपुर का है उसके क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। रामोतार शर्मा, यह महालेखाकार जयपुर के पदभार ग्रहण करा भारतीय लेखा परीक्षा एवं सेवा, जिसको आईए एंड आईएएस बोलते हैं, वर्ष 2003 बैच के ये अधिकारी हैं। रामोतार शर्मा ने 13 फरवरी 2026 को जयपुर में महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। फिर है मनीष गुप्ता, ये आईआईएफएल 16 लिमिटेड के चेयरमैन मनीष गुप्ता को 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आईआई की राजस्थान स्टेट काउंसिल का सदस्य चुना गया। फिर आते हैं जो विविध घटनाएं हैं। पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा शुरू की गई है राजस्थान के दौरे के दौरान। तो इस अभियान में गार्डासिल 4 जो एक वैक्सीन है एकल खुराक दी जा रही है, और ये टीकाकरण एचपीवी टाइप 16 जो सर्वाइवल कैंसर और 18 जो सर्वाइवल कैंसर के मुख्य कारण है उसको तोड़ने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए दिया जाता है। के साथ साथ टाइप 6 और टाइप 11 से भी सुरक्षा प्रदान करता है। जिस टीके का वैक्सीन का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान, ये शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्रा 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर के पर इस यात्रा के दौरान विभिन्न शिलान्यास और लोकार्पण किए गए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान शुभारंभ 16,686 करोड़ प्रमुख कार्यों का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु किया है। और राष्ट्रीय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर से की, जिसके अंतर्गत 16,686 करोड़ की प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। फिर अब प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी, जिसका औपचारिक उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया और उसका उद्घाटन किया गया जयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 16 फरवरी 2026 को। यह सफारी सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में 20 हेक्टेयर लगभग 125 बीघा में विकसित की गई है। यहाँ गुजरात के जूनागढ़ से लाए गए एशियाटिक शेरों की जोड़ी सम्राट और सुनीना को खुले जंगल में देखा जा सके। सफारी के साथ साथ एक आधुनिक रेस्ट हाउस, पर्यटक एक टाइप का होटल बोल सकते हो, और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर का भी लोकार्पण किया गया, जो किया था गुलाब चंद कटारिया ने। पंजाब के राज्यपाल है लेकिन राजस्थान में उद्घाटन कर रहे हैं। तो कई बार अपन जो राजस्थान की चीजें होती है उनमें हम सिर्फ जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में वर्तमान में जो लोग हैं या प्रशासनिक या राजनीतिक पदों पर है, संवैधानिक पदों पर है, हम उनका देख लेते हैं कि वही उद्घाटन करेंगे, लेकिन नहीं, जो भारत में भी जो संवैधानिक पदों पर है वो लोग भी इसका उद्घाटन कर सकते हैं, और गुलाब चंद कटारिया ये एग्जाम्पल है उनमें से एक। पीएम ई बस सेवा का शुभारंभ। अब वो पेट्रोल डीजल जो भी डीजल से बसें चलती थी उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बसें वो इंट्रोड्यूस की जा रही है राजस्थान में भी। तो राजस्थान में स्वच्छ और सतत शहरी परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीएम बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों, याद रखना अभी तक सिर्फ 8 जो शहर है उनमें 675 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन को स्वीकृति दे दी गई है, दी है। चलने तो अभी चलने लगने में भी टाइम है। और जयपुर में इन बसों का सफल ट्रायल 26-28 फरवरी को हो गया है, जिसके बाद अप्रैल 2026 से इनका नियमित संचालन प्रस्तावित है। अप्रैल से चलने लग जाएगी, थोड़ी बसें तो नहीं चलेगी, टाइम लगेगा। और इसके अंदर जो ये कवर करेगी, ये करेगी जयपुर, जोधपुर जो 8 जिले, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर को इसमें शामिल किया गया, जिसमें ई बसों का संचालन किया जाएगा, उनको चलाया जाएगा। बसों की जो श्रेणियां हैं, 9 मीटर वाली बस में 25 यात्री की क्षमता है, उसमें कंडक्टर व चालक भी शामिल होगा। और 12 मीटर की जो ई बस है उसमें 31 यात्री बैठ सकते हैं, कंडक्टर व चालक सहित। और राजस्थान में चुनाव हेतु 2 बच्चों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जो सरपंच के चुनाव होते थे उसमें एक बार ये रूल लाया गया था कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अब ये खुशखबरी है जिनको सरपंच बनना है, ग्राम प्रधान बनना है के लिए कि अब 2 नहीं आपके 4 हैं, 10 हैं,
तो भी आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। तो विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पास हुआ, जिसमें 2 से अधिक बच्चों पर भी पंचायती राज चुनाव है वो लड़ सकते हैं। अब जो कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने 25 फरवरी को ऐतिहासिक फैसला लिया एवं निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की पाबंदी थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। और ये जो संशोधन विधेयक था, मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति प्रदान की है, जो भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल है या भजनलाल सरकार ने। और इसमें जो कानूनी बदलाव है, इसके माध्यम से पंचायती राज अधिनियम 1954 जो बेरोजी शेखावत के द्वारा लाया गया था की धारा 19 और नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में आवश्यक संशोधन किए गए। पुराने नियम का अंत वर्ष 1995 में बेरोजी शेखावत सरकार से प्रभावी इस नियम को समाप्त कर दिया गया है। बेरोजी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका आधार ये कि राज्य में जो प्रजनन दर है TFR वो 1991 से 94 में 3.6 थी, वो अब घटकर 2 रह गई है। और रहने का रीजन यही है कि लोगों के बीच अवेयरनेस फैल रही है, जितने बच्चे कम होंगे उतना सुखी परिवार रहेगा। पहले ये था नहीं और काम भी नहीं था, आजकल तो मोबाइल लैपटॉप के पास तो काम भी ज्यादा रहता है, तो लोग बच्चे कम करते हैं, तो जो प्रजनन दर है वो कम हो गई है। इसलिए हाँ चलो, अगर ज्यादा बच्चे हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे इस पाबंदी की आवश्यकता समाप्त मान ली गई है। अगर ये जो TFR प्रजनन ये 2 से बढ़ के वापस 3 हो जाएगी, तो वापस मेरे को लगता है ये 2 बच्चों वाला सीन कर देंगे। राजस्थान आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026, राज्य मंत्रिमंडल ने दी राजस्थान आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। सिर्फ इस विश्वविद्यालय की स्थापना से अजमेर आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी यूनानी एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। वर्तमान में प्रदेश का एकमात्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में संचालित है और दूसरा होगा अजमेर में। एकमात्र जोधपुर में है, दूसरा अजमेर में होगा। और इसको अभी मंजूरी दी है, बना नहीं है, बनने में टाइम लगेगा। स्वदेशी हेवी ड्रॉप सिस्टम 20L का सफल परीक्षण 17 फरवरी 2026 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित एडवांस्ड 28 फीट हेवी ड्रॉप सिस्टम 20L टाइप 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह प्रणाली 20 टन तक के भारी सैन्य साजो सामान को और बख्तरबंद वाहनों को विमान से दुर्गम रणभूमि में सुरक्षित उतारने में सक्षम है, यानी एक्सपोर्ट का काम करना सीधी सी बात है। परीक्षण के दौरान पहली बार लगभग 15 टन वजनी BMP आर्म्ड पर्सनल कैरियर AP का सफल परीक्षण और एयर ड्रॉप सुनिश्चित किया गया। इसे मेक इन इंडिया की पहल के तहत DRDO की प्रयोगशाला ADRDE और ASL संयुक्त रूप से किया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है और वो पोखरण फायरिंग रेंज है वो जैसलमेर में है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026, भारतीय वायुसेना IAF ने 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपना अब तक का सबसे बड़ा फायर पावर युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 आयोजित किया जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो वो जैसलमेर की पोखरण फील्ड जो फायरिंग रेंज है उसमें किया गया है। और किसने किया? भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने, जो किया गया 27 फरवरी 2026 को। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर आधारित ये अभ्यास वायुसेना की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की मारक क्षमता पर केंद्रित है। कुछ नहीं, पाकिस्तान को कूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ताकि जब असली मैच खेलें तो थोड़ा आनंद आए। फिर राजस्थान का पर्यटन 2025, राजस्थान की 10 प्रमुख ऐतिहासिक शहरों को वर्ष 2025 में 1.52 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों ने देखा। पर्यटन किसी राज्य की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जितने भी ज्यादा पर्यटक आएंगे उस राज्य की इकोनॉमी उतनी ज्यादा दौड़ेगी। वो पर्यटन चाहे ऐतिहासिक स्थलों से, मंदिरों से आए या और भी बहुत सारी चीजें होती है उस कारण आए, लेकिन जितने ज्यादा पर्यटक किसी स्टेट में आएंगे उसकी इकोनॉमी उतनी ही ग्रोथ करेगी। ये संख्या वर्ष 2024 में 1.36 करोड़ थी, तो 1.52 हो गई है और इसमें 11.78% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की औसत वृद्धि दर 9 से 10% के बीच रही है। तो ये था आपका दूसरा पार्ट।
हम जल्दी लेकर आएंगे इसका तीसरा पार्ट। इस दूसरे पार्ट के हम नहीं चाहते कि आपको एक लंबी क्लास लेनी पड़े और आप बोर हो। छोटे छोटे हिस्सों में आप 1 महीने का करंट अगर 2 या 3 पार्ट में पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता ये कोई बेजा बात है। आराम से ये जो पीपीटी है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मेरे को लगता है कि आप 20 मिनट में ऐसे पढ़ के फिनिश कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्ट है छोटे छोटे लिखे गए हैं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा गया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य, वो आप इतने समझदार है अगर बेसिक तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि किस चीज का वनों से संबंधित चीजों का उद्देश्य होगा, वन उत्पाद को बढ़ाना, वन संरक्षण। टेक्नोलॉजी संबंधित का होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयर करना, इस बारे में लोगों को ज्ञान देना, इसके बचाव या इससे क्या करना है, इसके क्या अच्छे सुझाव हो सकते हैं, इसके क्या अच्छे प्रयोग हो सकते हैं, यही उद्देश्य होते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हमने इंक्लूड नहीं किया, इंक्लूड उतनी चीजों को किया जो आप पढ़ सकें, जो आपके एग्जाम से रिलेट कर सके। तो अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।